हम आज ऐसे काल के कवि को देखने जा रहे हैं जिस काल की पहचान ही श्रृंगारिकता के नाम से की जाती है होती है। वह काल है रीतिकाल। रीतिकालीन काव्य परंपरा में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि बिहारी का जन्म 1595 में बुंदेलखंड में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और तरुणावस्था उनकी ससुराल मथुरा के अंतर्गत बीती है। इनके पिताजी केशव राय वे भी कवि रहे हैं और अलंकारिक कवि रहे हैं। ये स्वाभाविकता कहा जाता है कि बिहारी के ऊपर काव्य का प्रभाव उसके पिताजी से ही हुआ है या घर से ही हुआ है। उनके गुरु महंत नरहरि दास थे जो हरिदासी संप्रदाय से जुड़े हुए थे और उनकी एक खास ऐसी बात है बिहारी जी के बारे में कि बिहारी जयपुर के राजा नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे और दरबारी कवि होने की वजह से उनके काव्य के अंतर्गत, उनके दोहों के अंतर्गत या उनके साहित्य के अंतर्गत श्रृंगारिकता झलकती है, प्रेम झलकता है। यह प्रेम के साथ साथ सौंदर्य झलकता है, श्रृंगार झलकता है, क्योंकि समय ही ऐसा है। वो उसी वक्त का नहीं, जब बिहारी कवि थे तत्काल का जो समय है या उसी वक्त का जो समय बताया जाता है कि वह समय पूरी तरह से सुरा और सुंदरी को लेकर चलने वाला समय है। सुरा और सुंदरी को लेकर ने राजे पूरी तरह से अपनी प्रजा की और न ध्यान देते हुए सुरा की और सुरा ने शराब की ओर ध्यान देते, शराब में लतपत हुआ करते थे और शराब के साथ साथ नारी सौंदर्य, सुंदर्य ने नारी सौंदर्य की ओर भी उनका ध्यान पूरी तरह से खिंचा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि राजकाज की या राज्य की किसी को भी लेन देन नहीं थी, जनता की किसी को भी लेन देन नहीं थी। और ऐसी अवस्था के अंतर्गत के बिहारी राजा जयसिंह के दरबार के अंतर्गत के कवि के रूप में मौजूद थे और राजा जयसिंह भी अपने नवोड़ा पत्नी के साथ विलास में हमेशा के लिए इतना मशगूल था कि उसने राज दरबार में आना तक छोड़ दिया था। और राज दरबार में आना छोड़ने के बाद ऐसी परिस्थिति को लेकर कवि बिहारी ने या श्रृंगारी कवि बिहारी ने जो निम्नलिखित दोहा लिखा है, शायद उस दोहे के अंतर्गत कहाँ है और वो दोहा लिखकर उसने वहीं पे रखा नहीं है। दरबारी कवि होने की नाते उन्होंने वो दोहा लिखकर अपने राजा नरेश जयसिंह के पास भेज दिया और जयसिंह ने उस दोहे को पढ़ा है। शायद उस दोहे की पंक्ति इस प्रकार की है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली हिस्सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कवि बिहारी ने केवल दो ही पंक्ति लिख दी है, बल्कि सार गर्भित है पूरी तरह से। इसमें गागर में सागर भरने का अर्थ भरा हुआ दिखाई देता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी उस पत्नी को लेकर उसकी या नवोड़ा पत्नी को लेकर जो वक्तव्य किया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। देखिए एक ही पंक्ति के अंतर्गत वह कहता है कि जो राजा जयसिंह की पत्नी है वो जयसिंह की पत्नी अभी पूरी तरीके से परिपक्व हुई नहीं है या अभी वह उस विलास की क्रीड़ा के लिए जो उम्र होनी चाहिए उसी उम्र के अंतर्गत नहीं है। और उसी उम्र के अंतर्गत न होते हुए भी राजा हमेशा के लिए उसके साथ विलास करने में मशगूल है, मग्न है। और इसीलिए शायद इसी मशगूलता की वजह से उसे अपनी प्रजा की और अपनी जनता की और अपने राज्य की ओर ध्यान देने के लिए समय नहीं है।
नहीं विकास ई काल, किसी भी प्रकार का विकास इस काल के अंतर्गत क्यों नहीं है। तो अपनी नवोड़ा पत्नी के साथ राजा जयसिंह हमेशा के लिए, जो अभी कली है, जो अभी कच्ची है, उसी कच्ची कली के अंतर्गत ही हमेशा के लिए विलास करता हुआ रहता है। और इसीलिए दूसरी पंक्ति के अंतर्गत बिहारी कहते हैं, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अली कली हमेशा के लिए उसके ही मोह पाश के अंतर्गत या बंधनों के अंतर्गत बंधा हुआ राजा जयसिंह है। और राजा जयसिंह होने की वजह से कभी यहाँ पे कहता है कि आगे इस राज्य का, आगे इस प्रजा का, आगे इस जनता का क्या होगा, किस प्रकार का हवाल होगा, ये शायद वह कह नहीं सकता। तब इस दोहे को पढ़कर राजा की आंखें पूरी तरह से खुल गई। ये उसके ऊपर इतना प्रभाव हो गया है कि प्रभाव होने के बाद राजा जयसिंह ने बिहारी को अपने दरबार के अंतर्गत राज्यसभा में बिहारी को स्थान दे दिया। और राजा ने बिहारी को स्थान देते ही शायद बिहारी जो अलग अलग प्रकार की भाषाओं को जानता था, संस्कृत, प्राकृत एवं ब्रज में अनेक ग्रंथों का उसने अध्ययन किया। और अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ साथ हम कहते हैं कि बिहारी की इस पंक्ति के अंतर्गत की जो बहुज्ञता है, ये ऐसा ज्ञान जो है, उस ज्ञान के आधार पर हम बिहारी को एक श्रृंगारिक कवि के रूप में मान सकते हैं। जो बिहारी ने एकमात्र ऐसा ग्रंथ लिखा है सतसई नामक, जिस सतसई नामक ग्रंथ के अंतर्गत केवल 713 दोहे हैं। 713 दोहे हैं, यानी 1426 पंक्तियां है केवल। और 1426 पंक्तियों के अंतर्गत बिहारी ने प्रेम, श्रृंगार, कृष्ण भक्ति, नीति, प्रकृति आदि प्रकार की रचनाएं की हैं। दोहे में नायक नायिका के मोहक रूपों, प्रेम क्रीड़ाओं, हावभावों, संयोग वियोग के अनेक दशाओं तथा नारी का नक्सिक वर्णन उनके बिहारी सतसई के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। और सतसई ये उनकी मुक्तक रचना है। सतसई ये उनकी मुक्तक रचना है, जिसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिसमें हृदय कालिका थोड़ी देर के लिए खिलकर मंत्र मुग्ध हो जाती है। अत्यंत लघु दोहे में बिहारी ने इतना सारा भरा है कि मानो गागर में सागर भरा है। उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी अलंकार योजना अद्भुत बनाई है। उनके दोहे में अधिकतर स्थल पर रस योजना की निपुणता और उक्ति कौशल्य की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। कल्पना की मधुरता और अनुभवों की ऐसी सुंदर योजना दूसरा कोई श्रृंगारी कवि कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार का समन्वय शायद हमें बिहारी के दोहों के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। बिहारी ने एक एक शब्द चुन चुन कर रस व्यंजना और भाव व्यंजना के साथ वस्तु व्यंजना के मनोरम प्रयोग के साथ अभिव्यक्त किए हैं। कहीं कहीं पर उनके दोहों में व्यंग्यार्थ की भी अभिव्यक्ति हुई है। कहीं कहीं पर उनके दोहों के अंतर्गत व्यंग्यात्मकता की भी अभिव्यक्ति हुई है। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से श्रृंगार रस का समावेश ज़्यादातर मिलता है, जिसमें श्रृंगार रस को दोनों का ही सूक्ष्म चित्रण है। श्रृंगार रस के जो दो प्रकार हैं, एक संयोग और दूसरा वियोग या विप्रलंग, इन दो प्रकार के श्रृंगार का चित्रण उनके दोहों के अंतर्गत खास करके देखने के लिए हमें मिलता है। लेकिन जितना संयोग का वर्णन उनके दोहों के अंतर्गत खास हो चुका है, उतना वियोग का नहीं है। वियोग का चित्रण हमें पद्मावत के जायसी के पद्मावत के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और यहीं पे बिहारी के अंतर्गत हमें संयोग का चित्रण हमें खास देखने के लिए मिलता है। समय उचित ढंग से उन्होंने दोहों की निर्मित की है। समय उचित ढंग से बिहारी ने दोहों की निर्मित की है। इनका वियोग वर्णन
बहुत ही अतिशयोक्ति से भरा पड़ा हुआ है। बिहारी का वियोग वर्णन बहुत ही अतिशयोक्ति से भरा पड़ा हुआ है। भक्ति भावना को लेकर भी उन्होंने कई दोहे लिखे हैं। शायद उनके हर प्रकार के दोहों को देखने की हम कोशिश करेंगे। अब तक हमने उनके जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय को लेकर बात की है कि जीवन परिचय के अंतर्गत वे दरबारी कवि रहे हैं और दरबारी कवि रहने की वजह से राजा की आंखें खोलने के लिए या राजा का ध्यान प्रजा की ओर खींचने के लिए शायद उन्होंने नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अलीकली हिस्सो बंध्यो आगे कौन हवाल, इस प्रकार का दोहा पेश किया था और इसी दोहे को सुनकर राजा ने उसे राजसभा के अंतर्गत स्थान दिया था। तो बाद में देखें।